मुझे देख पा रहे हैं? एक बार कंफर्म करेगा कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और आज का लाइव सेशन हम शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो विकास जी, क्या साउंड और वीडियो क्लियर है? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? अभी भी काफी लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं आया। ग्रेट ग्रेट। सो सॉरी फॉर द डिले। थोड़ा एनकोडिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि लाइव जाते हैं उसमें इशू आ गया था। यूट्यूब में काफ़ी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो आखिरी मोमेंट पे हम लोग सब हड़बड़ा गए थे। थैंक गॉड कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सॉरी फॉर द डिले कि आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। आज मैंने सोचा बहुत सारे ना मुझसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि आपने शुरू कैसे किया, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, कौन सा कोर्स किया। तो थोड़ा मैं आप लोगों को अपने बारे में बताता हूँ आज, क्योंकि शायद मैंने पर्सनल बातें कभी की ही नहीं, कभी आप लोगों को बताया ही नहीं कि बैकग्राउंड क्या है, कैसे शुरू हुआ। तो 10-15 मिनट में मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूँ और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे आप लोगों के क्वेश्चंस लेने का सिलसिला। ब्लू टी शर्ट अच्छी लग रही है, थैंक यू मैम, थैंक यू। वॉल्यूम लो आ रहा है क्या? वॉल्यूम लो है? हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, जी जरूर, आज मैं उस बारे में भी बात करने वाला हूं। तो चलिए बचपन से थोड़ा शुरू करते हैं कि जब मैं क्लास प्राइमरी स्कूल में था तो बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा अटकता था बोलने से पहले और काफ़ी नर्वस रहता था। तो अगर कोई मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो अपने आप आंखों से आंसू आने लगते थे, चेहरा और कान लाल हो जाता था। और एज अ चाइल्ड प्राइमरी स्कूल में जब मैं था तो काफ़ी नर्वस हुआ करता था। तो एक बार मुझे याद है कि वो स्कूल में टीचर्स होते थे ना, एक एक करके बच्चे, पूरी क्लास को एक एक करके एक एक पैराग्राफ पढ़ने बोलते थे कि पढ़ के बताइए, देखते हैं आपकी रीडिंग कैसी है। तो 4-5 रो आगे के बच्चे पढ़ रहे थे और मैं पहले से प्रैक्टिस कर रहा था कि मेरे पास कौन सा पैराग्राफ आएगा, उसको पढ़ के रेडी हो जाता हूँ, आज मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है। तो वॉल्यूम प्रॉब्लम काफ़ी लोग कह रहे हैं मुझे, क्या वॉल्यूम क्लियर नहीं है? अगर वॉल्यूम प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए, आई विल गेट इट सॉर्टेड। कुछ लोगों को शायद वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रहा है। एवरीथिंग इज ओके। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राइट। सो वो टीचर एक एक पैराग्राफ सबसे पढ़वा रही थी और मैं तैयारी कर रहा था कि मेरे पास कौन सा पैराग्राफ आएगा पढ़ने को। और जब मेरी बारी आई तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से उठा और मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन मैंने 2 ही शब्द कहे होंगे और टीचर ने कहा, छी बिल्कुल ही बेकार पढ़ते हो, तुम्हारी तो आवाज़ ही नहीं है, बैठ जाओ। तो क्योंकि मैं 10-15 मिनट से तैयारी कर रहा था और मुझे उम्मीद थी कि मैं अच्छा बोलूंगा, तो जब टीचर ने मुझे बैठने बोल दिया तो काफ़ी दुख हुआ, काफ़ी इंसल्टिंग फील हुआ कि बाकी सबको बोलने दे रहे हैं और मुझे तो बोलना भी नहीं, और मुझे तो बोलने का मौका भी नहीं मिल रहा। तो काफ़ी दुख हुआ कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। तो तब से मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो, वॉल्यूम डाउन है, काफ़ी वॉल्यूम की प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकेंड, माइक चेंज करते हैं, एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट दीजिएगा तो हम वॉल्यूम माइक चेंज कर लेते हैं। एक मिनट दीजिएगा। क्या अब आप लोगों को थोड़ा बेटर साउंड आ रहा है जब तक हम दूसरा माइक ला रहे हैं? नहीं तो मैं दूसरा माइक लगाता हूं, आई एम सॉरी। हाँ, तो चलिए तब तक डिस्कस करते हैं, फिर जब दूसरा माइक आ जाएगा तो दूसरा माइक से शुरू करेंगे। देखिए, तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं बोलूंगा तो हमेशा जोर से, चाहे कुछ भी हो जाए। और पढ़ाई में कभी भी अच्छा नहीं था, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता था पढ़ाई में। तो पता है, हमेशा मैं आजकल सेमिनार्स वगैरह भी करता हूँ, स्कूल कॉलेजेस में जाता हूँ, तो मैं वहाँ स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि ज़रा सोचिए एक अच्छा स्टूडेंट कैसा होता है, या एक अच्छा यंग इंसान कैसा होता है। क्या गुण है एक अच्छे स्टूडेंट होने की? वो वेल डिसिप्लिन्ड हो, वो पढ़ाई में अच्छा हो, वो ब्राइट हो, इंटेलिजेंट हो, घर वालों की बात माने। ये सब कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम जज करते हैं कि बच्चा कैसा है। तो मैं इनमें से कुछ भी नहीं था। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बोलने में अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा घर वालों की बात मानता नहीं था।
पढ़ाई में बिल्कुल मेरा मन नहीं लगता था। तो हर वो चीज़ जो दूसरे लोग जो जिससे बच्चे को देखा जाता है उसमें से मैं कुछ भी नहीं था। पढ़ाई में हमेशा पीछे वालों में से मैं कुछ रहता था। तो वहां से जब आगे बढ़े तो मुझे याद है कि मैंने एक चीज तो ठान ली थी कि अब मैं बोलूंगा बहुत जोर से हमेशा। तो क्योंकि पढ़ाई में अच्छा नहीं था तो बिजनेस में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो क्लास 5th में मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर कॉमिक्स रेंट पे देने का बिजनेस शुरू किया कि हमारे पास कहानी की किताबें खूब होती थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो ऐसे में मैंने और मेरे दोस्त ने हमारे पास जितनी किताबें थी इकट्ठी की, और रायपुर में मैं रहता हूँ, वहाँ से भिलाई एक शहर है, तो लगभग 30 किलोमीटर वो शहर है। वहाँ तक गर्मियों की धूप में दोपहर 2-3 बजे हम साइकिल में जाते थे कॉमिक्स किराए पे देने, क्योंकि वहाँ एक बड़ी जॉइंट फैमिली थी जहाँ 15-20 बच्चे थे, और उन बच्चों रोज वो हमसे कॉमिक लेते थे। तो क्योंकि 15-20 बच्चे थे तो रोज की 50 रुपए की कमाई हो जाती थी, इसलिए हम साइकिल से भिलाई जाते थे। तो धूप में ये जो मेहनत करना सीखा कि दोपहर को 10 साल का मैं और वो मेरे से 1-2 साल बड़ा था, एक साइकिल में हम दोनों जाते थे कॉमिक्स रेंट पे देने। तो वहां से बिजनेस की समझ जागी कि कई बार ऐसा होता था कि पेरेंट्स हम डोरबेल बजाते थे कि आपके घर में बच्चा है ना, हम उसके लिए कॉमिक्स लाए हैं। तो कई लोग हमको घर से भगा देते थे, ए चलो निकलो, तुम लोग कैसे लोग हो, पढ़ाई लिखाई करो, ये कोई उम्र है काम करने की, निकलो, अरे फिर आ गए तुम लोग आवारा लोग बेचने, और इस तरह की कुछ इंसल्ट करते थे। तो काफी पिंच होता था वो कि ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के साथ। लेकिन उस चक्कर में हमने सीखा कि कैसे लोगों से बात की जाती है, कैसे इंसल्ट को सहन किया जाता है और कैसे मेहनत की जाती है। तो जब बच्चे खेल कूद करते थे, मैं और मेरा दोस्त जाके सीख रहे थे बिजनेस करने के गुण, कैसे सच में बिजनेस करना सीखना होता है। वहां से बात आगे हुई, मैं तब 5th में था, फिर बच्चों ने कॉमिक बुक्स पढ़ना बंद कर दिया। तो 8th 7th 8th में जब मैं था, तब हमने फिर सीडीज का काम शुरू किया कि स्कूल हम जाते थे, एक कैटलॉग था गेम्स का, जिस बच्चे को जो गेम की सीडी चाहिए वो हम ला के देते थे। तो फिर सीडीज का गेम चालू हुआ। तो मुझे याद है एक दिन स्कूल में क्लास में रेड पड़ी, टीचर्स आए और सबके बैग चेक होने लगे। मेरे बैग में कम से कम 40-50 सीडीज थी। अब अगर वो सीडीज को कुछ हो जाता तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। तो ऐसे में मेरे बाजू में मेरा था, मैंने सारी सीडीज धीरे से उसके बैग में डाल दी, और जब उसके बैग से वो सीडीज निकली, जब चेकिंग हुई, तो मुझे आज भी उसका एक्सप्रेशन याद है कि टीचर्स आ रहे हैं, उसका बैग देखा, उसके बैग से सीडीज निकले जा रही हैं, और वो हैरान, ये तो मेरा नहीं है। तो ही वॉज वेरी शॉक्ड। तो आज भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जिसके साथ ऐसा मैंने किया था, जिसका मुझे बहुत दुख है, कोई सही नहीं किया था। तो उसके काफी साल बाद मैंने उसे बताया कि तुझे पता है वो तेरे बैग से एक बार 40-50। वहां से जब लेकिन ये सब कुछ के बीच जब वो हिंदी टीचर ने मुझे डांटा था कि मैं अच्छे से पढ़ा नहीं था, तो मैं हर रोज घर जाके बोलने की प्रैक्टिस करता था, न्यूज़पेपर लेता था और जोर जोर से पढ़ता था। घर वालों ने काफी इसके दिन भर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उससे मेरी बोलने की स्किल्स इंप्रूव होती गई। तो जब तक मैं 8th 9th पे पहुंचा, ये स्टैब्लिश था कि मैं स्कूल का बेस्ट स्पीकर हूँ। सारे डिबेट्स, असेंबली, हर तरह के कॉम्पिटिशन्स में अगर वो बोलने का है तो उसमें जरूर मैं ही जीतता था। तो वहां से मुझ में बोलने में इंटरेस्ट आया, लेकिन पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं था। तो पेरेंट्स ने सोचा कि चलो ऐसे में इसको लॉ कर लेना चाहिए, बोलने में अच्छा है, कोर्ट वोट में जाके आर्ग्यू अच्छा कर लेगा, तो जाके यही कर लेना चाहिए। तो वहां से हुआ ये कि मुझे लॉ का एंट्रेंस देने बोला गया। तो जब मैं लॉ का एंट्रेंस दिया तो लॉ में मेरा एग्जाम निकल गया और मेरे को हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि रायपुर में है, वहाँ एडमिशन मिला। तो पहला या दूसरा दिन था और मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, और ये मेरे लिए सही नहीं है, मैं लॉ नहीं कर सकता, क्योंकि फील्ड में हालांकि बहुत अच्छे लॉयर्स भी हैं और जो लोग अच्छे से उसको काम करते हैं उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन मुझे लगा मैं कोर्ट में जाके रोज लोगों के साथ अन्याय होते हुए, पैसों का लेन देन होते हुए, ऐसे लोगों के साथ गलत हो रहा है जो निर्दोष हैं, और जो दोषी हैं वो बच के निकल जाए हैं, ऐसा कई बार दिखता था आंखों के सामने जब हम इंटर्नशिप्स करने जाते थे। तो ये सब से हुआ ये कि, तो ये क्या वीडियो लैग है, वॉइस क्लियर नहीं है? बहुत लोगों को वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि हम लोग की जो टीम है वो बोल रहे हैं कि सब ठीक है, तो देयर इज नो वे कि हम देख सकें। एक सेकेंड, हम लोग माइक चेंज करते हैं। क्या अब आप लोगों को बेटर आ रहा है साउंड? लैग हो रहा है? ओके, थैंक यू।
लिटिल लैग, आई एम रियली सॉरी, इशू आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा। राइट तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि लैग हो रहा है। सो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो लॉ, तो उससे मैंने डिसाइड किया कि लॉ मुझसे नहीं हो पाएगा। जिस तरीके की चीज़ें होती हैं, हमारे बहुत अच्छे लॉयर्स भी हैं, बहुत मेहनती लॉयर्स भी हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह का माहौल था कोर्ट्स में, जिस तरह की चीज़ें थी, मुझे लगा ये मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मैं गया था लॉ में सोच के कि यहाँ बोलने को होता है, बोलने से अच्छे लॉयर बनते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लॉ में बोलने का काम 5% है, बाकी 95% काम पीछे का रिसर्च है, पेपर वर्क है, खूब ढूंढना पड़ता है। तो कागजी चीज़ें 95% एक लॉयर को बनाती हैं और 5% बोलने की कला। लेकिन मैं तो गया ही बोलने की कला के कारण था, तो इसलिए मुझे वो सूट नहीं हुआ। तो उसके बाद भटक रहा था मैं लॉ स्कूल में। लॉ स्कूल में मेरे बैच में शायद 150 बच्चे थे और मेरा रैंक 141 था शायद। तो बिल्कुल मेरे को क्लास जाने में मज़ा नहीं आता था, कुछ भी करने में मज़ा नहीं आता था। तो उसके बाद वॉल्यूम अब तो क्लियर आना चाहिए, राइट। तो उसके बाद अन्ना आंदोलन हुआ। जब मैं सेकेंड ईयर में था तो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, एंटी करप्शन। तो मुझे लगा ये है वो चीज़, ये कुछ अच्छा हो रहा है देश के लिए और मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मैं अपना कॉलेज एक सेमेस्टर गया ही नहीं, दिन भर आंदोलनों में बैठा, अन्ना हजारे के आंदोलन में। और एट द एंड पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट के टॉप जो आंदोलन में थे लोग, लीडर्स, उनमें से मैं एक था। हम 2-3 लोगों की टीम थी जो छत्तीसगढ़ में पूरा आंदोलन संभालती थी। तो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, पॉलिटिक्स के बारे में जाना, कैसे आंदोलन खड़े किए जाते हैं जाना, सोशल मीडिया को थोड़ा समझा, स्कूल कॉलेजेस में जाके लोगों को मोबिलाइज कैसे किया जाता है, ये सब सीखा। तो इससे काफ़ी चीज़ों का एक्सपोजर मिला। बचपन में कॉमिक्स बेचने का एक्सपोजर, फिर जब मैं 17-18 साल का था तो अन्ना हजारे के आंदोलन का एक्सपोजर। तो इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, लेकिन अभी भी पता नहीं था कि लाइफ में क्या करना है। और वैसे भी जब एकदम से आंदोलन खत्म हुआ तो मुझे याद है कि हम लोग धरने पे बैठे थे, अगले दिन से जेल भरो आंदोलन होना था और हम लोग फॉर्म्स फिल करवा रहे थे लोगों के कि कल 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 कौन कौन और जेल जाएगा। तो उसके बाद अचानक से दिल्ली से ये खबर आई कि नहीं, आंदोलन स्थगित हो गया और अब ये आंदोलन बाद में होगा। तो बहुत दुख हुआ मुझे कि मैं अपने कॉलेज के एग्जाम छोड़ के उस आंदोलन में बैठा हुआ था। तो अचानक से जब आंदोलन रुका तो मेरे कॉलेज के एग्जाम्स निकल चुके थे, मुझे सारे बैक आ गए थे और अब आंदोलन भी नहीं था। तो बहुत दुख हुआ। इससे याद आया कि अभी इलेक्शन चल रहा है, आप लोगों ने वोट दिया कि नहीं? जहाँ जहाँ वोटिंग हो चुकी है ज़रूर वोट करिएगा। ये एक मौका है जब हम में से हर कोई देश के लिए कुछ कर सकता है। तो अब आंदोलन भी खत्म था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। तो एक दिन मैं पापा के साथ जी बिजनेस बेच रहा था। मैं 26 साल का हूँ। थैंक यू। उसके बाद मैं थर्ड ईयर में जब था, सेकेंड ईयर में ये आंदोलन हुआ, मैं जब थर्ड ईयर में था तो मैं पापा के साथ टीवी देख रहा था। तो अचानक से जी बिजनेस में एक प्रोग्राम आया, मैं नाम भूल रहा हूँ उस प्रोग्राम का, लेकिन वो बहुत एनिमेटेड तरीके से, यूजुअली स्टॉक मार्केट के जो टीवी के प्रोग्राम होते हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग था। उसमें वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहे थे कि अच्छा नहीं है। वो डॉन के गेटअप में होते थे, राजेश करके उनका कुछ नाम था, और वो डॉन के गेटअप में होते थे और वो कॉलिंग वाला प्रोग्राम था। लोग कॉल करके उनसे पूछते थे कि कौन सा शेयर ले लूं। तो जैसे किसी ने कोई बुरे शेयर का बारे में कॉल करके पूछा तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते थे, बेकार शेयर है, बेच दो इसे, आपका जीवन खराब हो जाएगा, क्यों ऐसे शेयर में पैसे लगा रहे हो, हट जाओ इससे। तो एज ए यंगस्टर जो पहली बार शेयर बाजार देख रहा था, जिसने सिर्फ आज तक वो बोरिंग सूट बूट वाले लोगों को देखा था जो पता नहीं क्या बोलते थे, समझ में ही नहीं आता था टीवी में क्या बोलते थे, तो ये जब वो इस तरीके से बोल रहे थे तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया और मैंने अपने पापा से पूछा, पापा ये क्या हो रहा है, ये मुझे भी करना है, ये इंटरेस्टिंग लगता है। तो पापा ने मुझे थोड़े बहुत बेसिक समझाए और फिर मुझे कहा कि ये ले 20,000 रुपए, इससे तुझे जो करना है कर, अगर पैसे डूब गए तो दोबारा मत मांगना, अगर पैसे बढ़ा दिए तूने तो मैं तुझे और फंड्स दे दूंगा। तो तब तक मैं साइकिल में घूमता था थर्ड ईयर तक। तभी मुझे पहली बार एक स्कूटर मिला, TVS वीगो। तो पहली बार स्कूटर मिला था, ऐसा लगा था पंख लग गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो क्योंकि तभी स्कूटर मिला था और तभी पैसे आए थे, तो पहली गाड़ी से बहुत प्यार होता है। तो क्योंकि TVS का स्कूटर था तो मैंने पहला शेयर भी TVS का लिया। और जैसे ही मैंने वो शेयर खरीदा, आउट ऑफ शेयर लक, मुझे पता कुछ नहीं था,
लेकिन वो शेयर 6 महीने में 10 गुना हो गया। तो मैंने कुछ 2-2.5 हज़ार रुपए लगाए थे जो 25-30 हज़ार रुपए हो गए 6 महीने में। तो वहां से अचानक से मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया कि वाह, ऐसा हो सकता है शेयर बाजार में, तब तो मैं इस बाजार में और जरूर घुसना चाहूंगा। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत था कि पहले ही जो शेयर खरीदा उसमें मैंने इतना कमा लिया, तो उसके बाद आंख बंद करके कुछ भी शेयर्स खरीदे। तो एक मैंने खरीदा था, मुझे याद है, एल्डर फार्मा, कुछ ही महीनों में जीरो हो गया। बहुत दुख हुआ, कॉन्फिडेंस को भी ठेस पहुंची एज ए यंगस्टर, ये कैसे हो गया मेरे साथ, जीरो हो गया। अगला शेयर खरीदा शायद शैरोन बायो मेडिसिन, वो भी जीरो हो गया। तो फिर से बहुत दुख हुआ, कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने 2 शेयर खरीदे और दोनों एकदम से जीरो हो गए। तो बहुत दुख हुआ और बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। तो उसके बाद ये रियलाइज़ हुआ कि अब पापा के पैसों का नुकसान किया है मैंने। ये बात होगी लगभग 2014 के आसपास की। तो उसके बाद डिसाइड हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। जितना कमाया था वो इस तरह के शेयर्स में लुटा दिया है, 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान कर दिया है, और ये पापा के पैसे हैं, ये मेरे पैसे नहीं हैं। तो अब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने गूगल किया कि हाउ टू पिक गुड स्टॉक्स। तो वहाँ कहीं वॉरेन बफे का कोई लिंक आ गया। तो वॉरेन बफे जी के बारे में पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उनके बारे में पढ़ता गया मैं खूब इम्प्रेस हुआ। मुझे लगा यही तो वो एक इंसान है जिनकी मुझे शायद सारी ज़िंदगी तलाश थी। यही वो हैं जो अब मुझे सारी ज़िंदगी यही वो हैं जो मुझे सारी ज़िंदगी अब गाइड करेंगे। अब सब कुछ जैसा ये इन्होंने जैसे पता है आपने वो अगर लगे रहो मुन्ना भाई देखी होगी, तो उसमें वो गांधी जी के बारे में संजय दत्त इतना पढ़ते हैं कि उनको गांधी जी दिखाई देने लगते हैं। तो ऑनेस्टली मुझे वॉरेन बफे के साथ ऐसे होने लगा। मैं ये सोचने लगा कि मेरी जगह वॉरेन बफे होते तो क्या करते। मुझे वो लिटरली, मैं ये कोशिश करता था कि दिन भर उनको इतना पढूं कि उनकी तरह सोच सकूं। तो धीरे धीरे करके दिन रात जो भी मैं उनके बारे में पढ़ सकता था मैंने वो पढ़ना शुरू किया उनके बारे में। और धीरे धीरे, मतलब जब आप भी, इसलिए मैं कहता हूं कि वॉरेन बफे को अगर आप पढ़ेंगे, पीटर लिंच को आप पढ़ेंगे, तो इन्वेस्टिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मैं क्या गलतियां कर रहा था, क्या गलतियां आगे नहीं करनी है, और धीरे धीरे स्टॉक पिकिंग बेटर होती चली गई। तो तब तक ये कुछ 1-2 साल हुआ, तब तक मैं मेरा पोर्टफोलियो कितने रुपीस का है, इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल का भी मैं जवाब अभी देता हूँ। ये मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है। मुझसे ऑनेस्टली कई बार ये पूछा जाता है कि अगर आपको इतनी स्टॉक पिकिंग आती है तो आप तो करोड़ों रुपए कमा चुके होगे, तो आपका पोर्टफोलियो कितना है, कितने करोड़ आपने कमा लिया। आप तो बोलते हो कि शेयर अच्छे से इन्वेस्ट करोगे तो करोड़ों कमा लोगे, तो आपने कितने कमाए बताइए। या फिर आपके पास इतने करोड़ रुपए हैं तो यूट्यूब पे क्यों आते हो। तो आज इसका भी जवाब जानते हैं कि पहला, यूट्यूब में आना का कारण ये नहीं है कि मुझे यूट्यूब से खूब सारे पैसे कमा लेने हैं। यूट्यूब के आने का कारण दूसरा है। और दूसरी बात, अगर मुझे इतने अच्छे से इन्वेस्टिंग आती है, मैं लोगों को इतना सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो क्या मैंने करोड़ों कमा लिए होंगे। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्वेस्टिंग में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। रातों रात अमीर नहीं हुआ जा सकता। जो रातों रात अमीर होता है वो रातों रात गरीब भी हो जाता है। जो इस मार्केट से तुरंत कमाता है वो इसी मार्केट में गंवा भी देता है। मैं हर साल 25-30% अगर कमा लूं तो मैं पता नहीं खुद को क्या मान लूंगा। तो एम है हर साल 25% कमाता रहूं। तो सोचिए, अगर 5-6 साल पहले मैंने 20-25 हज़ार रुपए से शुरुआत की थी और वो हर साल 25% से बढ़ भी रहा है, तो रातों रात अमीर मैं 4-5 साल में नहीं हो सकता। और हालांकि अब फंड ज़्यादा है, अब पोर्टफोलियो बड़ा है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि क्योंकि मुझे इन्वेस्टिंग आती है तो मैं 1 या 2 साल में करोड़ों रुपए कमा लूंगा, ये ना तो मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। और अगर कोई बोल रहा है कि आपको करके दे सकता है कि 1 साल में आपके 1 लाख रुपए को 1 करोड़ कर देगा, तो वो झूठ बोल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा पोर्टफोलियो भी बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट होगी, ऑलरेडी हो रही है, लेकिन कई करोड़ रुपयों में होगी, ऐसी बिल्कुल उम्मीद है। लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। वॉरेन बफेट जी की भी जो 99% वेल्थ है वो तब क्रिएट हुई जब इन्वेस्टिंग करते हुए उन्हें 30 साल से ज़्यादा हो चुके थे। शुरू के 30 सालों में उन्होंने 1% पैसा कमाया, अगले 20 सालों में उन्होंने 99% पैसा कमाया। तो मुझे तो 5 ही साल हुए हैं। किसी ने बोला है कि 25% CAGR इज इम्पॉसिबल, क्या 25% का रिटर्न आ सकता है। देखिए, ये ना म्यूचुअल फंड्स और बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन को कम रखते हैं ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो। सच क्या है पता है, कई लोग मुझसे कहेंगे कि वॉरेन बफे ने भी 20% का रिटर्न लाया है, लेकिन ये वॉरेन बफे ने खुद कहा है कि उनके पास 20% का रिटर्न इसलिए है
क्योंकि उनके पास कितने हजार करोड़ रुपए हैं मैनेज करने के लिए। तो जब आपको 10,000 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदने हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढना मुश्किल रहता है। उनको बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करना पड़ता है जिससे रिटर्न्स कम होते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आज मेरे पास 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए होते तो वॉरेन बफे 40% का रिटर्न लेके आते, 40-50% का रिटर्न, अगर उनके पास पैसे कम होते। आज पैसे इतने ज्यादा है कि वो अच्छे स्टॉक्स ढूंढ नहीं पाते उन पैसों को लगाने के लिए। तो अगर वॉरेन बफे ये कह सकते हैं कि वो 40-50% का रिटर्न ला सकते हैं अगर उनके पास पैसे कम हो, तो मैं 25% तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं, और आपको भी इन द लॉन्ग रन 25% एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए। ये जो आपको सारे लोग मिलके बोलेंगे कि 15% के रिटर्न से खुश रहो, 16% के रिटर्न से खुश रहो, कोई खुश होने की बात नहीं है। अगर एक स्मॉल इन्वेस्टर ग्रो तभी करेगा अगर उसका CAGR ज्यादा होगा, और ज्यादा एक्सपेक्ट करना कोई बुरा नहीं है, रीजनेबल होना चाहिए। लेकिन भारत में आज ग्रोथ सबसे ज्यादा है, भारत का स्टॉक मार्केट सबसे तेजी से बढ़ रहा है, तो कहीं 25% CAGR आ सकता है तो वो है भारत में। जी, कितने का है पोर्टफोलियो? देखिए ऑनेस्टली ये एग्जैक्ट अमाउंट बता पाना लीगली अलाउड भी नहीं है, और इस तरह की चीज़ें मैं करके कोई गलत आइडिया भी नहीं देना चाहता। लेकिन और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि रिटर्न्स कितने आए हैं मुझे। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, पहला साल तो बहुत ही बुरा था, ना जाने कितना परसेंट नेगेटिव रहा होगा, शायद 25-30% नेगेटिव रहा होगा, लेकिन उसके बाद से 25% से ज़्यादा के रिटर्न्स आते रहे हैं। तो अब शायद वॉइस क्लियर है, अब वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है शायद। थैंक यू सो मच। तो हाँ, अब मैं आगे बता रहा था कि जब मैं फाइनल ईयर लॉ स्कूल में था तो मैं ढूंढ रहा था क्या करूं, तभी मुझे NISM के बारे में पता चला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जो कि सेबी का कॉलेज है स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट पे। तो मैंने डिसाइड किया कि यही तो वो है जिसे मैं ढूंढ रहा था। वहाँ 1 साल का कोर्स था ऑन स्टॉक मार्केट, तो मैंने डिसाइड किया कि यही मुझे करना है। मैं वहाँ गया, एक इंटरव्यू हुआ, बाद में मुझे टीचर्स ने बताया कि कितने 100 बच्चे आए थे और मेरा इंटरव्यू बेस्ट था, काफ़ी इंप्रेस हुए थे वो मेरे इंटरव्यूज से। वहाँ जिस तरह की पढ़ाई हुई, मतलब मैं जितनी NISM की तारीफ करूँ कम, मेरी ज़िंदगी बदल दी उस जगह ने। जो टीचर्स थे, जितने डेडिकेटेड टीचर्स थे, वो प्लेसमेंट्स लगाने के लिए, हर एक बच्चे को अच्छी नौकरी मिले, इसके लिए वो जितनी मेहनत करते थे, हैट्स ऑफ टू सेबी, हैट्स ऑफ टू NISM। हर बच्चे के कितने ही मॉक इंटरव्यूज होते थे, कितनी बार उन्हें सिखाया जाता था कि इंटरव्यू कैसे दें, क्या क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस के आंसर प्रैक्टिस करवाते थे हर तरीके से। जिसे भी आज जो कॉलेज स्टूडेंट है उसे फाइनेंस में अगर अपनी ज़िंदगी बनानी है, NISM से अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हैट्स ऑफ। तो मुझे, क्योंकि मेरा हमेशा से था, मैं बचपन में भी CD का बिजनेस किया, बुक्स का किया, तो मेरे को हमेशा से था कि मुझे खुद का कुछ करना है। और वैसे भी जब मैंने फाइनेंस वर्ल्ड को बारीकियों से देखा तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो नहीं होनी चाहिए। मिस सेलिंग, लोगों को, रिटायर्ड लोगों को लंबे लंबे लॉक इन वाले प्रोडक्ट्स बेच देना, महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी, एंडोमेंट प्लान्स बेच देना ताकि मनी लॉक हो जाए, उसमें पता नहीं किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दे के भोले भाले लोगों को ऐसे प्लान्स में फंसा लेना जिसमें रिटर्न्स खराब है लेकिन कमीशन अच्छा है। फेक एडवाइजरी कंपनीज, महीने का 4% रिटर्न का प्रॉमिस करके लाखों रुपए हड़प लेना, ये सब चीज़ें मैंने इतनी देखी कि हो रही हैं कि मुझे रियलाइज हुआ क्यों ना मैं कुछ उसके खिलाफ करूं, इसके अगेंस्ट कुछ करना चाहिए ताकि लोगों का स्टॉक मार्केट में ट्रस्ट वापस आए। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप सच में प्रॉपर्टी, गोल्ड, FD, ये हर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ फ्रॉड्स बहुत होते थे, खास करके 1992 के पहले, सेबी के आने के पहले यहाँ फ्रॉड्स बहुत होते थे, तो लोगों का इस मार्केट से विश्वास उठ गया है। और क्योंकि विश्वास उठ गया है, लोगों को लगता है कि यहाँ लॉस ही होगा, इस कारण लोग इतनी अच्छी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाते। तो ये कितनी दुख की बात है कि कितने लोग इस देश में पैसा कमा सकते थे, लेकिन कुछ लोगों ने स्टॉक मार्केट को बदनाम कर दिया है, तो अब लोग इस मार्केट में आ ही नहीं रहे। तो इसको मुझे चेंज करना है, ज्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट में लाना है। मैंने पढ़ा कि भारत में 1.5% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ग्लोबली 40% लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कितना बड़ा गैप है। तो मैंने सोचा इसके खिलाफ कुछ करते हैं, स्टॉक मार्केट अच्छा है, इसको लेके कुछ करते हैं। तो कॉलेज से जस्ट निकला ही था, ऑनेस्टली ज़्यादा पैसे थे नहीं, थोड़े बहुत थे, स्टॉक्स में जितने कमाए थे तब तक 2 साल से मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट, 3 साल से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा था। तो जून 2017 में मैंने फिनोलॉजी को लॉन्च किया, एक यूट्यूब चैनल बनाया और एक वेबसाइट बनाई, और वेबसाइट और वीडियोस के थ्रू ब्लॉग्स लिखता था, एक कोर्स बनाया मैंने, और इसके थ्रू अवेयरनेस फैलाने का काम शुरू किया कि स्टॉक मार्केट क्या है क्या नहीं है।
आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, ये चैनल चल पड़ा, आप लोगों को मेरी टीचिंग्स पसंद आई, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड्स आती गई, नई चीज़ें ऐड होती गई, अब ऑनेस्टली आज मैं आप लोगों से बहुत ऑनेस्ट, तो आप लोगों की वजह से ये भी मिला, तो थैंक्स अ लॉट इसके लिए। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा जी, आप हम लोग को मंडे से सैटरडे के बीच कॉल कर सकते हैं। हमारा अब कॉल सेंटर अवेलेबल है 9109999501। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9109999501। मंडे से सैटरडे के बीच आप हमें कॉल कर सकते हैं 11 से 7 के बीच, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हम लोग ज़रूर इसको सॉल्व करेंगे। 9109999501। तो हाँ, आज मैं आप लोगों से एक बात और करना चाहता हूँ कि जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सच में पूछते हैं, और इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है, कि आपने भी तो इसको बिजनेस बना लिया है, स्टॉक मार्केट आपके लिए बिजनेस है। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम एडवाइजरी लॉन्च करते हैं तो आपको पता है सेबी कितनी फीस लेता है? 5 लाख रुपए का लाइसेंस मिलता है सेबी से कि हम ये काम कर सकें। रिसर्च के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, आज हमारा 20 लाख रुपए साल का खर्चा है। अच्छे स्टॉक्स एनालाइज करने में जो मेहनत लगती है, एक रिसर्च टीम लगती है, ऑफिस लगता है, रेंट लगता है, सॉफ्टवेयर लगते हैं, आपको हम ईमेल भेज सकें, मैसेजेस भेज सकें, एक वर्ल्ड क्लास वेबसाइट बना सकें, तो ये सब के खर्चे हैं। और बिजनेस करना कुछ गलत नहीं है, ऐसे तो रतन टाटा भी बिजनेस कर रहे हैं, आदि गोदरेज भी बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या वो बुरे लोग हो गए? कोई अच्छा या बुरा इस बात से बनता है कि आप पैसे लेके क्या दे रहे हैं। हमारा ये विश्वास है कि इंडिया में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेस्ट स्टॉक्स पे एडवाइस दें। तो अगर रतन टाटा गाड़ियां बेच रहे हैं, आदि गोदरेज, रिलायंस, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जियो बेच रहे हैं, तो एवरीवन इज दिन रात मेहनत करते हैं। मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं, हमारी पूरी टीम मेहनत करती है। तो उसके बदले आपको अच्छी सर्विस देने के लिए इफ़ यू आर चार्जिंग समथिंग, जैसा कि दुनिया में हर कोई करता है, जब तक वो चीज़ खराब नहीं है, आई बिलीव कि हम अच्छा कर रहे हैं। और आप ही लोग, जब आप लोग कोर्स लेते हैं, एडवाइजरी लेते हैं, और जैसे अभी हमारा एक जी, मैं आपको नंबर भी एक बार फिर से बोल दूंगा जी। फिनोलॉजी लीगल भी हमारा ही चैनल है, हम लोग लीगल सर्विसेज में भी जा रहे हैं, तो फिनोलॉजी लीगल भी हमारा ही है जी। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि एम ये है कि भले ही हम पैसे ले रहे हैं ताकि हम क्वालिटी सर्विस दे सकें। अगर हम पैसे नहीं लेंगे तो हम 20 लाख का सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकते जिसमें सारी कंपनियों की डिटेल है, जिससे हम अच्छी रिसर्च कर सकें। अगर हम 20 लाख नहीं लेंगे तो हम कॉल सेंटर नहीं चला सकते। अगर हम पैसे नहीं लेंगे तो हम कॉल सेंटर नहीं चला सकते, हम मैसेजेस, ईमेल्स नहीं भेज सकते, हम आपको वेबसाइट नहीं दे सकते। तो और खुशी किस बात की होती है पता है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक अच्छा स्टॉक अगर हमने आपको दे दिया तो आपके सारे फीस रिकवर हो जाएगी। जैसे अभी रिसेंटली हमारा एक स्टॉक 40% बढ़ गया एक ही महीने में, तो काफ़ी खुशी हुई। आप लोगों का जो फीडबैक मिला, जो मेंबर्स हैं, जितना प्यार आप लोगों ने दिया, तो एम ये है कि हमेशा देखिए, मैं क्यों स्पॉन्सर्ड रिव्यूज़ नहीं करता, मैं क्यों बाकी यूट्यूब चैनल्स के जैसे पेड रिव्यूज़ या फिर प्रमोशनल वीडियोज़ नहीं करता? क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां अगर पेड रिव्यूज़ के भरोसे अगर मैं बोल दूं कि XYZ इंश्योरेंस बेस्ट है और आपने वो ले लिया, तो आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है, आपके परिवार की ज़िंदगी खराब हो सकती है। तो हमारा इसलिए कभी किसी से कोई एफिलिएशन नहीं रहता। जो पैसा हम लेंगे सीधा आपसे लेंगे, आपको बता के लेंगे, और फिर आपको बेस्ट एडवाइस देंगे। आपको फ्री बोल के किसी और से पैसा लेके किसी और की चीज़ बेस्ट बोल दिए, ये गलत है, ये गलत बिजनेस है। तो ये करने में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, कभी एथिक्स भी ऐसा करने नहीं देंगे। और जो भी है फेयर है। आपको पता है कोर्स 10,000 का है, द चॉइस इज योर्स। ये है कि आपने वो लिया तो आप इन्वेस्टिंग सच में सीख पाएंगे। सो मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आते हैं तो कई बार बताना पड़ता है। मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं अभी? शायद 21 या 22 स्टॉक्स होंगे। नहीं अक्षय जी, ऑफिस हमारा नहीं है मुंबई में, रायपुर में ही ऑफिस है। कौन सा सॉफ्टवेयर 20 लाख का है आपने पूछा? सॉफ्टवेयर नहीं है, टर्मिनल है, ब्लूमबर्ग टर्मिनल। नहीं, मैं सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग करता हूँ, ट्रेडिंग नहीं करता। ट्रेडिंग में बिलीफ नहीं है। NISM से कौन सा कोर्स किया? PGPSM। ऑफलाइन कोर्स नहीं है सर हमारा। CFA करना चाहिए या PGPSM? देखिए, CFA मैंने किया नहीं है, तो PGPSM बहुत अच्छा है, ये मैं बोल सकता हूँ। CFA के बारे में मैंने तारीफ बहुत सुनी है, ये भी सुना है कि डिफिकल्ट बहुत है, तो कई बार बहुत टाइम लग जाता है। PGPSM क्योंकि 1 साल का कोर्स है, आसान कोर्स है, आप 1 साल में बन के निकल ही जाएंगे और आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो इफ यू आर कॉन्फिडेंट, अगर आप बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हैं और आप विदेश में करियर बनाना चाहते हैं,
प्रॉबेबली सीएफए बेटर है, लेकिन अगर आप इंडिया में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, पीजीपीएसएम इज बेटर, क्विकर, चीपर। सीए भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल। रायपुर ऑफिस का एड्रेस, अगर आपने सिटी सेंटर मॉल देखा है तो वहां 3rd फ्लोर में हमारा ऑफिस है। रायपुर में ऑफिस सिटी सेंटर मॉल में है। 3-4 लाख रुपए लगाना है जी, बिल्कुल आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। सीएफपी कोर्स, देखिए सीएफपी कोर्स फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बेटर है, स्टॉक पिकिंग के लिए बेटर नहीं है। तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानर बनना चाहते हैं जो एसेट एलोकेशन सिखाता है कि स्टॉक्स में कितना, म्यूचुअल फंड्स में कितना, तो वो बेटर है। आइडिया बैग और फ्रेश पिक के बारे में, जो हमारी 2 सर्विस के बारे में आप लोगों का सवाल आया है, देखिए आइडिया बैग जो है वो मॉडल पोर्टफोलियो है, हमारा मॉडल पोर्टफोलियो। जो स्टॉक्स हमको बेस्ट लगते हैं उसमें एसेट एलोकेशन का ध्यान रखते हुए, डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रख के हमने एक बेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स बनाया है जिसमें आप साल भर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें हम आपको ब्रीफ रीजनिंग देते हैं, किस प्राइस पे मैक्सिमम, किस प्राइस तक किस स्टॉक को खरीद सकते हैं ये देते हैं, और कितना एलोकेशन आपको किस स्टॉक में देना चाहिए ये देते हैं। फ्रेश पिक में अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है, अगर आपको हर महीने थोड़ी बहुत बचत का पैसा लगाना है स्टॉक्स में, तो वो उन लोगों के लिए है जिसमें हम हर महीने एक बेस्ट स्टॉक बनाते हैं जो हमको बेस्ट लगता है। तो 6 महीने में फ्रेश पिक में आपको 6 स्टॉक्स मिलेंगे। एनआईएसएम के सर्टिफिकेट कोर्सेज तो सेबी की रिक्वायरमेंट है इसलिए जरूरी है, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे नहीं, लेकिन वो सेबी का एक तरीके से जांच करने का तरीका है कि आपको आता है कि नहीं। थैंक यू, थैंक यू। चार्ज कितना है, आप हमारी invest.finology.in या finology.in वेबसाइट पे जाके सारी सर्विसेज देख सकते हैं। कैश फ्लो कैसे पढ़ने पे वीडियो बनाइए, जरूर। इनफैक्ट कैश फ्लो पे चलिए, एक आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट सीख भी है। थैंक यू अमित सर। एक इंपॉर्टेंट चीज भी है, कई बार जब हम यंग होते हैं स्टॉक मार्केट में तो हमें किसी कंपनी को देखते हैं और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अगर अच्छा लगे कि ये कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 25% है, मतलब ये अच्छी कंपनी है। प्रॉफिट मार्जिन और कैश फ्लो में हमेशा कैश फ्लो जरूरी होता है कि आपने जो चीज बेची उस पर पैसा कमाया कि नहीं, रिटर्न ऑन कैपिटल ज्यादा जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी है जिसने 10-10 रुपए की 10 पेंसिल खरीदी दिन के सुबह, उसके पास 100 रुपए थे तो उसने 10-10 रुपए की 10 पेंसिल्स खरीदी और एक पेंसिल को उसने 15 रुपए में बेचा। दिन के अंत में वो 15 पेंसिल बेच पाया। अब 100 रुपए की उसने खरीदी थी, 150 रुपए में उसने बेच दी, तो उसने 50 रुपए कमाए। वहीं एक आदमी है जिसने वो सेम 10 पेंसिल, जिसके पास भी 100 रुपए थे, जिसने वो 10 रुपए की 10-10 पेंसिल खरीदी और उस पेंसिल को उसने 12 रुपए में बेचा, तो कमाया 2 ही रुपए, लेकिन यानी कि मार्जिन हुआ 20%। पहले वाले एग्जांपल में मार्जिन था 50%, लेकिन क्योंकि ये सस्ती बेच रहा था तो इसने दिन में 50 पेंसिल बेच ली। जो 15 की बेच रहा था उसने 10 ही बेची, इसने 50 बेच ली, तो हर पेंसिल पे 2 रुपए कमा रहा था। 50 बेची तो 100 रुपए कमा लिया। दिन के अंत में पहले वाले के पास 150 रुपए थे, इसके पास 200 रुपए। 100 रुपए की पेन 100 रुपए पे इसने 100 रुपए कमाए, यानी इसका रिटर्न ऑन कैपिटल हुआ 100% और पहले वाले का रिटर्न ऑन कैपिटल हुआ 50%। तो हालांकि मार्जिन पहले वाले का ज्यादा है, लेकिन पैसे पे किसने ज्यादा पैसा बनाया, जिसका मार्जिन कम था। तो एक ही बहुत जरूरी चीज मैंने सीखी कि हम मार्जिन पे बहुत फोकस करते हैं। यार 100 का खरीदता हूँ 120 पे बेचता हूँ, 20% मार्जिन है, अच्छा बिजनेस है ना। ऐसा नहीं सोचा जाता बिजनेस के बारे में, कितने पैसे पे पैसा बनाया ऐसा सोचा जाता है। तो जब आप कंपनीज भी एनालाइज कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन मत देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल देखिए, वो ज्यादा जरूरी है। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? या थैंक यू, सॉरी कनेक्शन एरर आया था। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू कि आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है जी। तो मैं आपको कोर्स के बारे में बता रहा था। देखिए ये साल भर का कोर्स है। यहाँ क्या होता है कि भारत में 2 चीज़ों की कमी है। एक, इन्वेस्टिंग पे कोई अच्छी किताब या अच्छा सोर्स, क्योंकि जितनी भी बुक्स हैं वो फॉरेन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। और दूसरा, सब वही घिसी पिटी चीज़ें सिखाते हैं कि पी रेशो लो होना चाहिए, डेट इक्विटी कम होना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिंग इतनी आसान नहीं है। इन्वेस्टिंग में प्रैक्टिकल इंसाइट्स चाहिए और
कोर्स को हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, मार्केट के हिसाब से आपको लाइव एग्जांपल्स देते रहते हैं, तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, हर तरह का रेशियो एनालिसिस, किसी भी कंपनी को कैसे पिक करना है। जैसे एक ही सेक्टर में बहुत सारी कंपनी हो सकती है, जेट, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, ये सब एक ही सेक्टर में है। इंडिगो में क्या खास है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि आगे 10 साल तक इंडिगो बेटर कैसे रहेगी, रहेगी या नहीं, क्यों वो पैसा कमाती है। जैसे हम सब कंपनीज के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, हमको लगता है कि इन्फोसिस और विप्रो एक जैसा काम करते हैं, इन्फोसिस और टीसीएस एक जैसा काम करते हैं। तो सच में इन दोनों कंपनीज में डिफरेंशिएट कैसे करें और किसका फ्यूचर बेटर होगा ये पता कैसे करें, ये इस कोर्स की यूएसपी है। वरना मुझे भी पता है कि आप पी रेशो तो देख ही लेंगे, आप डेट इक्विटी तो देख ही लेंगे, लेकिन किसी भी बिजनेस को वैल्यू करने के लिए जरूरी है उस बिजनेस को समझना कि वो असल में बिजनेस पैसा कैसे कमाता है। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, डीमार्ट पैसे कैसे कमाता है, चलिए मुझे बताइए, डीमार्ट पैसे कैसे कमाता है। कम ऑन, मुझे आप लोगों से जानना है कि डीमार्ट पैसे कैसे कमाता है। बताइए, मैं जानना चाहता हूं डीमार्ट कैसे पैसे कमाता है। जी, कुछ लोग बोल रहे हैं डिस्काउंट्स देख के, मार्केटिंग करके, सबसे सस्ता बेच के। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम बिजनेस मॉडल के बारे में जानते ही नहीं है और असल बिजनेस मॉडल क्या होता है, और ये इस कोर्स में सिखाया जाता है, ये यूएसपी है। डी मार्ट, जैसे मान लीजिए सनसिल्क है, सनसिल्क के 3-4 शैम्पू के वेरिएंट आते हैं, पिंक आता है, ब्लैक आता है, येलो आता है, और भी कोई आता है। तो डी मार्ट और बिग बाजार की बाकी किराना दुकानों से मेन यूएसपी ये है कि अगर आपको पिंक वाला सनसिल्क का वेरिएंट बेचना है तो आपको वो डीमार्ट में लिस्ट कराना पड़ेगा कि हमारा ये एक पिंक वाला शैम्पू का वेरिएंट है, इसको आप लिस्ट कर दो। वो लिस्टिंग फीस डीमार्ट 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख रुपए लेता है। तो सोचिए, अगर सनसिल्क के 10 वेरिएंट हैं तो 80-80 लाख करके 8 करोड़ रुपए तो सिर्फ लिस्ट कराने के आ गए कि अब हम इसको स्टोर में रखेंगे। आपने हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है, आपने इस प्रोडक्ट को लिस्ट करा दिया है, अब हम इस प्रोडक्ट को अपने पास रखेंगे। तो ये जो लिस्टिंग फीस है, ये किसी नॉर्मल किराना दुकान वाले को नहीं मिलती। और फिर ऑफ कोर्स बाइंग इन होलसेल कर दिया और सस्ता बेच दिया, वो सब तो अलग चीजें हैं, लेकिन ये लिस्टिंग फीस के बारे में किसी को पता नहीं होता। बिग बाजार भी यही करता है। और फिर तो इसको सोचिए, मैंने सनसिल्क से प्रोडक्ट अपने स्टोर में रखने के पहले ही 80 लाख रुपए ले लिए, फिर वो 80 लाख रुपए से ही मैं उस प्रोडक्ट को बाकियों से सस्ता बेचता हूँ। वो कैश जो मैंने उनसे लिया, उसी कैश से मैं उनका प्रोडक्ट सस्ता करके बेच रहा हूँ ताकि लोग मेरे पास आए। तो ये वो तरीक, तो ऐसा हर कंपनी जो सक्सेसफुल कंपनी है उसके बिजनेस मॉडल में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, तभी वो कंपनी सक्सेसफुल है। वो यूनिक चीज अक्सर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसको मोट बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इस कोर्स में सबसे जरूरी आपको वो मोट ढूंढना सिखाया जाता है, वो एक्स फैक्टर उस कंपनी के बारे में जिससे कि वो कंपनी आगे बेटर करेगी। क्या उस कंपनी में वो एक्स फैक्टर है या नहीं, वो आइडेंटिफाई करना। और ऑफ कोर्स एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, बैलेंस शीट पढ़ना, जो बेसिक्स हैं वो तो इस कोर्स में है ही, लेकिन वो आपको कहीं भी मिल जाएंगे ऑनेस्टली। तो आपको अगर ये कोर्स लेना है तो इस एक्स फैक्टर के लिए लीजिए, ये इस कोर्स की खासियत है। तो डीमार्ट को, सनसिल्क को इससे लॉस हो रहा होगा, किसी ने पूछा, देखिए सनसिल्क की मजबूरी है। डीमार्ट बोलेगा कि हमारे 100 स्टोर्स हैं, हमारे यहाँ हर दिन इतने रुपीस के शैम्पू बिकते हैं, बाकी लोग तो हमको पैसा दे ही रहे हैं, अपने शैम्पू बेच ही रहे हैं हमारे 100 स्टोर में, तो या तो लोगों को उनके शैम्पू की आदत पड़ जाएगी, या आप हमको 80 लाख दे के आप भी आ जाओ, क्योंकि बाकी तो दे रहे हैं तो आप भी दे दो। तो सनसिल्क की मजबूरी हो जाती है पैसे देना, ऐसे हर कंपनी की मजबूरी हो जाती है पैसे देना, क्योंकि बाकी लोग दे रहे हैं। Yes, I have done post-graduation program in securities market from NISM. आर्मी में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड लें, तो क्योंकि वो लोग बिजी रहते हैं, नेटवर्क में नहीं रहते, कई कई महीनों तक वो अपना पोर्टफोलियो देख नहीं सकते, तो एक म्यूचुअल फंड तो उनको ज़रूर ले लेना चाहिए, वो है पराग पारेख लॉन्ग टर्म फंड। मेरा फेवरेट भी है, काफ़ी बार इल्ज़ाम लगता है कि मैंने पैसे खा के एडवाइस भी किया है इस फंड को, तो बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई मतलब ऐसा कभी करूंगा भी नहीं और कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इस तरह की चीज़ें करने में। ऑनेस्टली मैं भी उस फंड में इन्वेस्टेड हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो फंड, उनकी फिलॉसफी, मल्टी कैप फंड है, फोकस्ड फंड है, नेशनल इंटरनेशनल हर स्टॉक्स में एक्सपोजर देता है, एक ही फंड है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए 100 फंड नहीं निकाल दिए उन लोगों ने। तो एथिक्स अच्छे हैं। पराग पारेख जी जो इसके फाउंडर हैं,
वॉरेन बफे भी उनका लोहा मानते थे इन्वेस्टिंग में, तो लीनिएज अच्छा है। काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण वो एक फंड है जो मैं ज़रूर आर्मी मैन को भी सजेस्ट करूंगा। थैंक यू करमे राजपूत जी, थैंक यू। इनफैक्ट आप लोग हमारे ब्लॉग से भी सीख सकते हैं। अब हमारा इन्वेस्टिंग ब्लॉग में भी काफ़ी फ्री आर्टिकल्स आ रहे हैं जो आपको इन्वेस्टिंग सिखाएंगे। और शायद मैंने आप लोगों को बताया था, हमने एक शॉर्ट फ्री कोर्स भी ज्वाइन किया है, क्योंकि कई लोग हमसे अकेडमी का सैंपल मांगते थे कि बताइए अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसा, थोड़ा सैंपल दीजिए। तो एक शॉर्ट कोर्स हमने लॉन्च किया है, इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास, जो आप हमारी वेबसाइट पे जाके learn.finology.in पे जाके फ्री में सब्सक्राइब करके 1-1.5 घंटे का वो कोर्स है, वो पढ़ सकते हैं। जी, आप हमारी अकेडमी learn.finology.in पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। learn.finology.in या फिर finology.in पे चले जाइए, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कि आगे कैसे जाना है। क्या जी हाँ, म्यूचुअल फंड 2 महीने में हम हमारी म्यूचुअल फंड ऐप लॉन्च कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड ऐप भी जल्दी आ रहा है। हर वो तरीका जिससे हम आप लोगों को फ्रॉड से या किसी गलत हाथों में जाने से बचा सकें, वो हम लॉन्च करेंगे। तो उस लाइन में नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड ऐप्स के बारे में भी सुनता हूं मैं कि काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं, कभी पैसा डिडक्ट हो गया पर फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कभी पैसा रिफंड नहीं आ रहा। तो वो ये सारी चीज़ें दूर करने के लिए नेक्स्ट 2 महीने में हम म्यूचुअल फंड ऐप ला रहे हैं, बिल्कुल फ्री, डायरेक्ट प्लान्स, कोई कमीशन, कोई फी, कुछ नहीं, एब्सोल्युटली फ्री। और उसमें एक अलग चीज़ ये है कि हम बेस्ट फंड्स पहले से सिलेक्ट करके देंगे, तो आपका पैसा गलती से भी हमारे थ्रू किसी गलत फंड में नहीं लगेगा। टेक्निकल एनालिसिस कैसे सीखें? सर मुझे ही नहीं आता, तो मैं आपको क्या बताऊं। मेरे हिसाब से तो सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, सीखना भी नहीं चाहिए, तो नहीं सीखना चाहिए सर। 5,000 रुपए से इन्वेस्टिंग कैसे चालू करें, एक सवाल है। देखिए, जब आपके पास 5,000 रुपए हैं तो आपको उस पैसे को सेफ रखने की या बचा के रखने की नहीं सोचना है, आपको उस पैसे पे रिस्क लेना है, ताकि वो 5,000 रुपए कल को 20,000 रुपए हो जाएं, वो 20 कल को 50,000 रुपए हो जाएं। फिर आप डाइवर्सिफिकेशन का सोच सकते हैं, फिर आप स्टेबली ग्रो करने का सोच सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास 5,000 रुपए होते तो मैं कोई 1 या 2 स्टॉक्स लेता जो ऑल या जीरो होते, या तो ये 10 गुना हो जाएंगे या ये जीरो हो जाएंगे। क्योंकि 5,000 आप हार भी गए तो जिंदगी खराब नहीं होने वाली, लेकिन अगर आपके 5,000 50,000 हो गए तो काफी फायदा हो जाएगा। सीए और एमबीए फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर। देखिए, सीए एक ऐसी डिग्री है कि फाइनेंस में आप कुछ भी करना चाहें तो बेस्ट है। तो अगर इन दोनों में से चुनना है तो मैं तो सीए ही चुनूंगा, हालांकि मैं इतने पढ़ने वालों में से नहीं था। जी, इनफैक्ट अशोक लीलैंड के बारे में किसी ने पूछा, तो 30th को यानी कि परसों अशोक लीलैंड पे हमारा रिव्यू आ रहा है। टीम अभी रिसर्च कर रही है, रिसर्च रिपोर्ट बन रही है, तो ज़रूर उसका वीडियो सबके लिए रहेगा और आप रिसर्च रिपोर्ट भी ले सकते हैं हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके। एमआरएफ का शेयर लो क्यों जा रहा है? देखिए, कोई डरने की बात नहीं है, बहुत अच्छा शेयर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, बट नो प्रॉब्लम। हाउ टू एंटर स्टॉक मार्केट विथ 1 लाख? 1 लाख बहुत अच्छा अमाउंट है स्टार्ट करने के लिए, और आप अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप स्टार्ट उन कंपनी से करिए जिनको आप समझते हैं। जैसे अगर आप फार्मा में काम करते हैं या बैंकिंग में काम करते हैं, तो उन स्टॉक से, उन सेक्टर की उन कंपनियों को चुनिए जिनको आप जानते हैं कि वो कंपनियां अच्छा कर रही हैं। तो स्टार्ट हमेशा वहां से करना चाहिए अगर आप खुद स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आप नए हैं तो अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहिए। पराग पारे कितने दिन तक रखूं? कितने दिन नहीं सर, कितने साल, 4-5 साल रख के भूल जाइए। फिनोलॉजी ऐप भी हम बना रहे हैं, 2 महीनों में म्यूचुअल फंड के साथ फिनोलॉजी ऐप भी आ जाएगा। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आप internship@finology.in पे internship@finology.in पे अपना CV भेज सकते हैं। जी हाँ, वर्कशॉप्स भी शुरू करनी है जल्दी ही। हर शहर जा जाके हम दिन भर की इन्वेस्टिंग वर्कशॉप्स करेंगे और कुछ यूनिक चीजें आप लोगों को सिखाएंगे जरूर।
ग्रेट, आप स्टूडेंट हैं और 10,000 रुपए से इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं, कोई 2-3 स्टॉक्स ऐसे चुन लीजिए जिनको आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे किसी कोई मुझसे जाइडस वेलनेस पूछ रहा था, तो शुगर फ्री, एवर यू, न्यूट्रलाइट, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर कोई यूज करता है, पता है कि कुछ नहीं होने वाला, ये सेफ चलने वाले हैं। बाटा के शूज हो गए, HUL हो गया, या फिर आपको आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड से किसी कंपनी के बारे में यूनिक नॉलेज मिले। देखिए 10,000 रुपए पे बहुत ज़्यादा कमाना ज़रूरी नहीं है, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं, आप रिसर्च ना करें ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगा। आप रिसर्च करिए, गलत होगा ना, नुकसान होगा ना, स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई नहीं है जो बिना नुकसान के सीखा, लेकिन रिसर्च करिए, अच्छी मेहनत करके उस स्टॉक को पिक करिए। जी हाँ, किसी ने पार्टनर प्रोग्राम के बारे में पूछा, तो आप, अब हमारा पार्टनर प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है। आप पार्टनर partner.finology.in पे जाके, partner.finology.in पे जाके आप हमारे एफिलिएट बन सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं लोगों तक हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचाने में, लोगों तक अच्छे इन्वेस्टिंग कोर्सेज और अच्छी एडवाइजरी पहुंचाने में। और आप लोगों में से जितने भी लोगों ने फ्रेश पिक या आइडिया बैग लिया है, तो आई एम श्योर आप लोग बहुत हैप्पी होंगे। 1 महीना हुआ है हमारी एडवाइजरी को और जिस तरीके से आपको रिटर्न्स मिले हैं, सो आई एम श्योर कि आप लोग खुश होंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप ब्लूमबर्ग टर्मिनल अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप रिसर्च कैसे करें, अक्षय जी का सवाल है। बिल्कुल, इसी के लिए अगले महीने हम लॉन्च कर रहे हैं हमारी रिसर्च वेबसाइट, जहां आप लोग आके फ्री में किसी भी स्टॉक के बारे में सारा डेटा ढूंढ पाएंगे और उस स्टॉक के बारे में रिसर्च कर पाएंगे। इसीलिए हमने वो टर्मिनल लिया है कि हम रिसर्च करके आप तक वो इन्फॉर्मेशन फ्री में पहुंचा सकें। तो जरूर अगले महीने रिसर्च वेबसाइट भी चालू हो जाएगी। आइडिया बैग साल भर के लिए और 3 साल 2 वैलिडिटी में अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे से और कुछ पर्सनल सवाल पूछने हैं, क्योंकि आज का ये सेशन पर्सनल डिस्कशंस पे था। तो अगर और आप लोग कुछ मेरे बारे में जानना चाहें, कुछ समझना चाहें, तो जरूर। लूपिन में बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, इट्स अ डिसेंट स्टॉक, आप बिल्कुल उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर और कुछ आप मेरे बारे में जानना चाहें, साथ ही आपने ट्विटर में देखा होगा कि अब हम रोज एक शॉर्ट लेसन पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पे। तो हमारी ट्विटर आईडी मैं अभी पोस्ट कर दूंगा स्क्रीन पे, आप हमको ट्विटर पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। माय फिनोलॉजी हमारा ट्विटर चैनल है, वहां रोज हम शॉर्ट कोर्सेज पोस्ट कर रहे हैं ताकि रोज हम आपको कुछ सिखा सकें। अब अगर आज फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, SBI स्मॉल कैप डिसेंट है। आप लोग शादी नहीं शादी नहीं हुई है मेरी, मैं अभी 26 साल का हूं, तो अभी नहीं हुई है। ऑफिस साइज हमारा क्या है, साइज तो कभी नापा नहीं, लेकिन हाँ 15 लोगों की टीम है। तो और कभी आपको इंस्टाग्राम पे आ जाइए, अभी इस वीडियो के बाद मैं इंस्टाग्राम में आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ। चलिए आज आपको ऑफिस दिखाता हूँ। माय फिनोलॉजी मैं अभी आपको टाइप करके दे रहा हूँ, हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम आईडी। ट्विटर पे हमारा शॉर्ट कोर्स चालू हो गया है, वहां आ जाइए शॉर्ट कोर्स के लिए। और इंस्टाग्राम पे मैं अभी आप लोगों को अपना ऑफिस दिखाता हूँ। रायपुर में वर्कशॉप कब करें बताइए, चलिए आप जब बोलेंगे तब करते हैं। कब करें रायपुर में वर्कशॉप? मेरी एज 26 साल, मैंने लगभग 20 साल में इन्वेस्टिंग शुरू की थी। हमारा ऑफिस सिर्फ रायपुर में है। मैं 26 साल का हूं, मैंने लॉ की पढ़ाई की है और फिर फाइनेंस में PG किया है। मेरी वेल्थ उतनी नहीं है जितनी लोग उम्मीद करते हैं, बट हाँ आई एम इन्वेस्टिंग वेल। तेजी से हमारी रिसर्च टीम अच्छे स्टॉक्स पिक करती है, तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेल्थ कंपाउंड कर रहे हैं। बट पर्सनल वेल्थ जरूरी नहीं है। थैंक यू आकाश जी। जी निकिता, इंटर्नशिप प्रोवाइड होती है हमारे ऑफिस में, आप हमको internship@finology.in पे अपनी CV भेज सकते हैं। जी हाँ, मतलब देखिए वेल्थ क्रिएट हो ही रही है, लेकिन उसे बताना या उसे डिस्कस करना मुझे अच्छा नहीं लगता। हम्बल होना, वो थोड़ा एरोगेंट होना लगता है। तो कितना अमाउंट है ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मान लीजिए कि मैंने 20,000 से शुरुआत की थी और आज अमाउंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो अमाउंट ज़रूरी नहीं है, शुरुआत 20,000 से थी और आज बहुत अच्छी है, तो आप भी कर सकते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम अच्छे स्टॉक्स पिक करते हैं। इतनी मेहनत की है हमारी टीम ने, दिन भर हम लोग काम करते हैं, रात भर हम लोग किताबें पढ़ते हैं ताकि और नई इन्वेस्टिंग सीख सकें। तो जिस तरह आइडिया बैग में हमारी लास्ट 3 रिकमेंडेशंस 20 से 40% अप है,
तो ये सब होता है कि मेहनत करते हैं, जब मेहनत करते हैं तो आप लोगों को भी फायदा होता है, हमें भी फायदा होता है, हमारी पर्सनल वेल्थ भी बढ़ती है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई रेड ऑन इन्वेस्टिंग हैज टू बी द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर बाय गाय स्पियर। जरूर पढ़िएगा। इतना कैसे पढ़ लेते हो? बहुत मजा आता है पढ़ने में मुझे। जब मतलब मुझे याद है कारगिल वॉर जब हो रही थी 1999 में, तो मैं क्लास 1 में था। तो क्लास 1 में हिंदी पढ़ना सीख ही रहे थे हम, पहली बार क्लास 1 में हिंदी था, तो हम पढ़ना सीख ही रहे थे। तो मैं पहली चीज़ यही पढ़ता था, हेडलाइन। मैंने हिंदी पढ़ना ही इसलिए सीखा कि उस दिन आता था कि वॉर में किसकी स्थिति कैसी है, हमारे कितने जवान शहीद हुए और पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। तो मुझे रोज़ ये चिंता होती थी, 6 साल का था मैं था, कि भारत कहीं युद्ध हार तो नहीं जाएगा, पाकिस्तान को हराना है। तो वहाँ से मैंने पढ़ना चालू किया और तब से जो आदत लगी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स पढ़ने की, आज तक जारी है। हमारा कोर्स साल भर का है, साल भर तक आपको अपडेट्स मिलेंगे, लेकिन अब नई वेबसाइट में आपको साल भर रुकने की ज़रूरत नहीं है कोर्स कंप्लीट करने के लिए। आपको पूरा कोर्स हम एक बार में दे देते हैं, आप जब चाहें अपनी स्पीड से पढ़ें। साल भर तक जो भी एडिशन होगा वो आपको मिलता रहेगा, लेकिन आप चाहें तो 1 महीने में भी कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो कोई साल की पाबंदी नहीं है। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड अच्छा फंड है सर। अलंकित, सॉरी मैंने इसे ट्राई नहीं किया। इफ आई कुड रिटायर टुमारो व्हाट वुड आई डू? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। कभी सोचा नहीं है, लेकिन मैं रिटायर होना चाहूंगा नहीं। वैसे मुझे बहुत मजा आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ, आप लोगों से यूट्यूब में बातें करके, एडवाइजरी के लिए दिन रात हम लोग स्टॉक्स की रिसर्च करते हैं, वो करके। तो अगर मैं रिटायर हो भी जाऊंगा, पहले तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ऑलरेडी ऐसा लगता है कि मैं रिटायर्ड हूँ, क्योंकि कभी जॉब किया नहीं, सीधा पढ़ाई के बाद सीधा फिनोलॉजी शुरू किया। तो मैं रिटायर कैसे हूँ? मैंने तो कभी काम किया ही नहीं। मैं तो दिन रात वो कर रहा हूँ जो मुझे आता है, तो यही करता रहूँगा हमेशा। और इसीलिए शायद इसे ईमानदारी से भी करता हूँ, क्योंकि मैं इसको पैसे बनाने का जरिया नहीं देखता। मैं इसे देखता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और ज़िंदगी भर ये करना है। ये यूट्यूब चैनल चल गया, विच इज़ मतलब भगवान की कृपा है, लेकिन अगर नहीं भी चलता तो भी मैं यही करता रहता। तो वॉरेन बफे ये बोलते हैं, वो मत करिए जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो करिए जिसमें आप फेल भी हो गए तो भी वही करते रहेंगे, क्योंकि वो करने में आपको मज़ा आ रहा है। तो ये यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट चले ना चले, हम लोग यही करते रहेंगे, क्योंकि यही करने में मज़ा आता है। तो 24/7 हॉलीडे ही है। अशोक रीलैंड पे हम डिटेल्ड रिपोर्ट्स देंगे हमारे मेंबरशिप सेक्शन में, और वीडियो आएगा। तो 2 दिन बाद ये वीडियो आ रहा है, और सारी डिटेल्ड एनालिसिस, मतलब जितना डिटेल्ड किसी ब्रोकरेज या किसी एडवाइजर की रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी होगी, उससे ज़्यादा डिटेल्ड रहेगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ। हर वो चीज़ जो आपको अशोक लीलैंड के बारे में जाननी है, वो आपको परसों मिल जाएगी। सबसे छोटा सब्सक्रिप्शन पैक फ्रेश पिक है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके उसे देख सकते हैं। तो उम्मीद, अगर आप कुछ और आज पर्सनल सवाल, अगले हफ्ते फिर से लाइव करेंगे जब मैं आपके स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू करूंगा। तो जरूर ये जितने आपके सवाल हैं अगले हफ्ते सिर्फ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स आप पूछते जाइएगा, मैं अपना ओपिनियन बताते जाऊंगा। लेकिन आज का ये सेशन पर्सनल था जी। मेरा नंबर, हमारी कंपनी का नंबर है, जहां आप मंडे से सैटरडे कॉल कर सकते हैं, 9109999501। Finology.in हमारी वेबसाइट है। इफ यू वॉन द लॉटरी व्हाट वुड यू डू? अगर सच में, क्योंकि मुझे यही करने में मजा आता है, तो अगर मैं लॉटरी जीत गया तो प्रॉबेबली वो सारे पैसे लगा दूंगा फिनोलॉजी वेबसाइट में और नए नए फीचर्स लाने में, एक बहुत ही बढ़िया सी ऐप लॉन्च करने में, प्रॉबेबली हर शहर में हमारे ऑफिसेस खोलने में। तो मेरा डेली रूटीन, कोई रूटीन है नहीं सर। सुबह 11 बजे ऑफिस आ जाते हैं और 11 से रात के 11 तक ऑफिस में रहते हैं। तो कोई रूटीन है नहीं, दिन रात सातों दिन, आज संडे है, आज भी मैं यही हूँ, सातों दिन यही, क्योंकि यही आने में मज़ा आता है। तो समझ लीजिए कि कोई रूटीन नहीं है, दिन भर वो करते हैं जिसमें मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। इज माई बिजनेस रजिस्टर्ड एज अ कंपनी? जी हाँ, फिनोलॉजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सर्विस ले रहे हैं, स्टॉक की सर्विस ले रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो। तो आप सेबी की वेबसाइट में जा सकते हैं, गूगल में सर्च करिएगा सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स,
और अगर जो कंपनी की आप सर्विस ले रहे हैं उसका नाम वहाँ नहीं है तो वो फ्रॉड है, तो उसमें उनके पास मत जाइए। सेबी रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो क्या आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं? बिल्कुल। एम तो यही है कि हम जो कुछ मुझे आता है, मैं कुछ बचाऊंगा नहीं, जो कुछ मुझे आता है आज तक, जो कुछ भी सीखा है, कई 100 बुक्स पढ़ के, घंटों रिसर्च करके, NISM में जो कुछ भी सीखा वो सब कुछ इस कोर्स में है। तो बिल्कुल अगर मैं इंडिपेंडेंट बन गया तो आप भी बन सकते हैं। सर ऑफलाइन कोर्स तो नहीं है, आई एम रियली रियली सॉरी। हमारी टीम साइज 15 लोगों की है सर। जैसे लास्ट वीक हमने फार्मा इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज करें इसके बारे में डाला था, तो कोर्स में हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर को एनालाइज करना भी हम सिखाते हैं। स्टॉक ब्रोकर का कोर्स नहीं है सर, लेकिन आप partner.finology में जाके हमारे एफिलिएट बन सकते हैं। ऊर्जा ग्लोबल, सॉरी नॉट ट्रैकिंग। 6 साल पहले मैंने 20,000 रुपए से शुरू किया था। नहीं, मैं मैरिड नहीं हूं जी। ये चैट खत्म होते ही अगले 10 मिनट में मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूं इंस्टाग्राम पे। वेकेशन, गर्लफ्रेंड है कि नहीं? सर सभी दोस्ती हैं, तो ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं है। व्हाट इज एफिलिएट प्रोग्राम? एफिलिएट प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप हमारी एक तरह से टीम का हिस्सा बन सकते हैं हमारी सर्विसेज को पॉपुलर करने में। और जिस तरीके से अमेजॉन का एफिलिएट प्रोग्राम होता है, उसी तरीके से जब भी आप हमारी किसी प्रोडक्ट को रेफर करेंगे तो आपको एक परसेंटेज रेवेन्यू मिलेगा। अभी तो सर ऑफलाइन ऑफिसेज नहीं है। हाउ मेनी आवर्स का कोर्स है? सर कभी ऐसे काउंट तो नहीं किया, लेकिन 20 घंटे से ऊपर का तो डेफिनेटली होगा। 20 क्या बोल रहा हूं मैं, 30 घंटे से ऊपर का डेफिनेटली होगा। जी हाँ, इंदौर में काफी सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। आज के लिए इतना ही। अगले संडे फिर मिलेंगे और मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा जहां मैं आपके आंसर्स को आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। तो आप लोग finology.in पे जा सकते हैं। हमारा ब्लॉग भी लाइव है, blog.finology.in, जहां हम फ्री में काफी अच्छे सारे ब्लॉग्स डालते हैं जिससे आप इन्वेस्टिंग सीख सकें। मैं ब्लॉग का एड्रेस अभी आपको टाइप करके दे रहा हूं। कोर्स हिंदी और इंग्लिश में है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप लोग सब आए। बाय 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 बाय। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। फ्री कोर्स लॉन्च है सर, फ्री कोर्स ऑलरेडी इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास